नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन और एनटीपीसी की बेहतर तैयारी के लिए वर्तमान ट्रेंडिंग क्वेश्चन को देखना बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए हम लोग आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम 2024 का जो हुआ है उसका आंसर किए आने के बाद सभी पेपर का जीके जीएस को शिफ्ट वाइज देखेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में 2 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ था वो पेपर देखेंगे। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट वाला, फिर फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर जीके जीएस का है, क्वेश्चन नंबर 71 से है ना, 120 तक आएगा जीके जीएस का सारा प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ये क्वेश्चन को कई बार आपको हम बताएं, जब भी राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता था उससे रिलेटेड सभी अनुच्छेद आपको बताते थे और वहीं से प्रश्न पूछा गया है ना। तो जो वीडियो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको क्वेश्चन बताते हैं वहाँ से कई क्वेश्चन लड़ता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है जो अटॉर्नी जनरल है, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। और राष्ट्रपति जो सीएजी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप अगर ये नहीं भी जानते हैं आप ऑप्शन देख के आसानी से मतलब अपना दिमाग लगा के इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, जैसे कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपको मालूम है सितार, बीना और सरोद ये किया जाता है। अब ये नया है, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, ये नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का उपयोग कैसे करता है। तो आरबीआई करता कैसे? रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करता है। ठीक है, आरबीआई रेपो रेट को कैसे उपयोग करता है? तो रेपो रेट में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अब आरबीआई से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी दीजिए, तो आरबीआई से आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। जैसे आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, और आरबीआई की बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? साख नीति, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख था। वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान में अभी चेंज हुआ है, अभी कौन थे? शक्तिकांत दास थे। अभी एक नया बने हैं और आप लोग को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आरबीआई का जो नया अभी गवर्नर कौन बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस आर्थिक आधारित संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा, वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो उस आर्थिक आधारित संरचना को बताना है जो कि भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा, वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो वो कौन सा? बैंकिंग संस्थान है। नेक्स्ट है 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है 11वां संस्करण 2023 में ये आयोजित किया गया था उमरोई में। उमरोई कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि संप्रीति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है, तो ये है भारत और बांग्लादेश के साथ। याद कैसे रखना है? देखिए भारत तो है ही, बांग्ला कैसे याद रखना है? देखिए संप्रीति को रिलेट करना है संपत्ति से। यानी संपत्ति क्या है? एक बांग्ला है। संपत्ति, बांग्ला क्या है? एक संपत्ति है। तो ये संप्रीति यानी कि संपत्ति बांग्लादेश है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? तो अक्टूबर 2024 में जो T20 हुआ था ये इसका कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया था। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रबी किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो ये BSNL के बने हैं। तो आपको करेंट अफेयर का जो भी बुक होगा उसमें से
आपको बताते हैं कि जो रेलवे स्पीडी करंट अफेयर का आता है, स्पीडी करंट अफेयर का जो आता है वो आप देखिएगा, उसमें सब दिया हुआ रहता है सिस्टमेटिक ढंग से। तो आप वहाँ से जो चेयरमैन और प्रबंधक है, ठीक है, वो सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे सभी जो संस्थान है उसका अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक या चेयरमैन कौन है, ठीक है। जैसे यहाँ BSNL का पूछा गया है, तो BSNL का अभी कौन बनाया, रॉबर्ट जेरार्ड रबी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बिसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया है? तो ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। किस सुधार संगठन ने एनी बिसेंट के मार्गदर्शन में, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है ब्लोवात्स्की और ओलकोट ने किया था। ब्लोवात्स्की और ओलकोट, याद रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। एनी बिसेंट की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट, और होम रूल लीग की स्थापना में किया, और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक भी एनी बिसेंट है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? तो पहला संप्रभु शासक है वो इल्तुतमिश है ना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी पूछे तो वो कौन है, इल्तुतमिश को ही माना जाता है ना। ऐसे सिंपल में पूछे संस्थापक तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद कर दिया है, जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था? तो इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादाभ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पादाभ का सर्वोत्तम वर्णन है कि गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्ध, ठीक है। फिर समझिए, कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादाभ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्ध, ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया अगर पूछे तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो 7 वर्ष निवास करना आवश्यक है, तो ही उसको भारतीय नागरिकता मिल सकता है 1955 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? तो ये ब्राज़ील के पास होगी। और 1 दिसंबर से पहले यानी कि 2023 में किसके पास था? तो भारत के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? पर्णपाती वन यानी कि पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। नेक्स्ट है, घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से संबंधित है? तो ये मटका से संबंधित है। ये घटम मटका से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर तो सबसे पहले होगा कौन सा? डिब्रू सैखोवा, है ना, सबसे ऊपर। उसके बाद होगा मानस, उसके बाद होगा नीचे होगा इधर नोकरेक, है ना। तो ये उत्तर से दक्षिण होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व अभी भारत में कितना है? टोटल 18 है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व को पूछे कौन सा था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है किरण देसाई। नेक्स्ट है, नौपाषाण स्थल कूपागल, है ना, नौपाषाण स्थल है कूपागल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थूला सिम्थी मुरुगेसन
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। अब देखिए पैरा ओलंपिक है 2024 में, जो कि पेरिस में हुआ था। तो इससे ओलंपिक से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है ठीक ध्यान से, ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, जैसे ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। पैरा ओलंपिक अगर सिंपल ओलंपिक पूछे चाहे दोनों एक ही जगह होता है, तो ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे पहली बार लागू किया गया? तो वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट और सिस्टम है ना, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम ना। इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्यौहार है? तो ये सोलुंग उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश का ये धार्मिक त्यौहार है। संधारणीय कृषि पद्धतियाँ ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है? तो संधारणीय कृषि पद्धतियाँ किस प्रकार योगदान देती है? तो मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ाकर, जिससे दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस शहर ने स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो ये सूरत ने जीता है। अब देखिए कुछ प्रश्न 2020 से 2021 का भी पूछा जा रहा है, तो वैसे प्रश्न रहेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि महत्वपूर्ण है ना। तो हाईलाइटेड है वही प्रश्न पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखना है। जैसे स्मार्ट सिटी का अवार्ड 2020 में किससे मिला? तो सूरत में को मिला था। लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 2021 में किया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। नेक्स्ट है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय किसके? तो क्या क्या शामिल है? देखिए ये किसानों की आय दोगुनी करना ये शामिल नहीं है, बाकी ये सब शामिल है। निषेचन प्रथाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक आधार प्रदान करना, पोषक तत्व प्रबंधन अभ्यासों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली का विकास और सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है एक अर्ग बराबर पूछा कितना होता है? तो 10⁻⁷ जूल होता है। नेक्स्ट है 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे? 1999 से 2000 तक कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे? तो 15.8%। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मिशन पोषण 2.0 योजना 2021 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 1939 में, अब ये क्वेश्चन क्या है देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो देखिए 14वीं शताब्दी के दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ था। वो था विजयनगर, बहमनी और माबर था, ये दौलताबाद नहीं था। नेक्स्ट है भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है केंद्रीय रक्षा मंत्री, अभी कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझना कठिन कहा था? तो ये किसने कहा था? है ना, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था, आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट है अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होते रहता है। बी.डी. सावरकर है ना, अभिनव भारत की स्थापना यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 15 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है, 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम में कितने वर्ष के बच्चों को शामिल करने का इसमें लक्ष्य है?
तो 15 वर्ष और उससे अधिक का। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर, जो कि बोंगो सागर 23 2023 के डेस माह में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच। ये कहाँ किया गया था, कब किया गया था, ये पूछा किस माह में, नवंबर में। अब देखिए, पहले तो आप लोग सैन्य अभ्यास याद करते थे किस देश के बीच हुआ, अब क्या है, डिटेल्स याद रखना है। दो चीज़ें और इसमें याद रखना है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अभ्यास है वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ना किस जगह पे हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखना है। सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास से निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिनका भी, यानी कि जो कल से स्टार्ट होने वाला है रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, तो जिनका भी एग्ज़ाम है तो ये जो सैन्य अभ्यास है निश्चित रूप से आप पढ़ के जाइएगा और निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो किसके बीच हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। तो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है वो है केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 241 है। अच्छा, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में अगर पूछे तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 214 में है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो यही एक को इधर कर दीजिए, यानी कि 1, 2, 4 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, डिटेल में जब बताते हैं तो आपको पूरा बताते हैं और वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। ठीक है, अभी आपको सिंपल बता रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तानवा परियोजना की शुरुआत किया। तानवा शुरुआत किया तमिलनाडु, तानवा परियोजना तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत का प्रथम जो पहला कृत्रिम उपग्रह कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आर्यभट्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ना द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसरो का फुल फॉर्म में पूछा जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है दीप्त तीव्रता है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या है, तो वो है कैंडेला। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को देश से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो कि जो यहाँ भी बता रहे हैं ना, वो आपको रेलवे टेक्नीशियन और एनटीपीसी में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे कई बार आया हुआ है, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यान भी रखना है, वो भी क्वेश्चन रिपीट होता है, पूछ लिया जाता है। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे, खनन से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। शेरशिप जिसने गणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है। तो जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया था, तो ये शेरशिप जो है मिजोरम में, कहाँ है, मिजोरम में। सर्वाधिक अगर साक्षर राज्य पूछे तो कौन सा, केरल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया। तो दीवाने कोही ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली किस भौतिक कारक का मान 6.62 इतना 10 × 10⁻34 जूल प्रति हर्ट्ज होता है। तो ये प्लैंक स्थिरांक का होता है ना, प्लैंक स्थिरांक का ये मान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, यही प्रश्न 2 बार इसी शिफ्ट में पूछा गया, पीछे भी आपको मिला था है ना, 1955 के जो नागरिकता अधिनियम के तहत वो कितने वर्ष तक भारत में रहने पर उसकी नागरिकता मिल सकती है, 7 वर्षों तक। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर पूछा, भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता न्यूनतम निवास अवधि कितनी है, 7 वर्ष है। नेक्स्ट है उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या अस्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है। तो वह है DAPI। ठीक है, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए, तो वो कौन सा है, DAPI है, जो कि जिसका उपयोग जीवित या अस्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे PV नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो वो था 1992 से 1997 तक। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा आपका रेलवे टेक्नीशियन का, जिसका एग्जाम है, सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अभी कुछ आपको बता देते हैं, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से, 1951 से 56 तक है। दूसरी कब है, तो 1956 से 61 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है, 1961 से 66 तक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना
क्या हुआ था, ये देखिए ये सब लगातार है, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, लेकिन 3 वर्ष क्या हुआ, योजना अवकाश हो गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था। कब से कब तक, 1966 से 69 तक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योजना अवकाश की अवधि कितनी है, तो 1966 से 69 तक है। और फिर एक चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो है 1969 से 74 तक है, ये याद रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास था। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सभी आपको दिमाग में याद रखना है, अगर याद नहीं तो नोट करके याद रख लेना। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो वो था हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और 3 जो कि स्टील अथी है योजना है ना, राउरकेला स्टील संयंत्र जो है राउरकेला है, और भिलाई इस्पात संयंत्र है, और एक है कौन सा, राउरकेला, भिलाई, और एक तो हो गया राउरकेला, एक है भिलाई, राउरकेला हो गया कहाँ, ये जर्मनी के सहयोग से, ये भिलाई है रूस के सहयोग से, और एक ये याद नहीं आ रहा है, राउरकेला, एक दुर्गापुर है ना, तो दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये स्थापित हुआ था। ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ, ये पूछा जाता है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। और एक है बोकारो स्टील संयंत्र जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। तो ये सारे प्रश्न पंचवर्षीय योजना से आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है, तो वो है हाथी, है ना। सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है हाथी है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम है फिलोसामिया रिसिनी, फिलोसामिया रिसिनी है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी के पालन क्या, अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है ना। मधुमक्खी को जैसे मधु को पीते हैं ना, एपीकल्चर, रेशम का सेरीकल्चर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, रेशम कीट जो है का जो भोजन क्या होता है रेशम का, तो शहतूत की पत्ती होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो कि 2 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का पूरा जीके जीएस प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।